हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। मैं अवधेश कुमार रिसर्च की क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक रिसर्च में पढ़ी हैं। नाम जरूर मैंने दोस्तों यूनिट में इसे रिसर्च टर्मिनोलॉजी दे दिया, बट इसका सिर्फ मीनिंग ये नहीं है कि हमने छोटे छोटे टर्म्स पढ़े हैं। हमने कई चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ी थी, जैसे कि हमने हाइपोथेसिस को अच्छे से पढ़ा, रिलायबिलिटी को अच्छे से पढ़ा, वैलिडिटी है उसको भी अच्छे पढ़ा, सैम्पलिंग के बारे में भी सिर्फ टाइप्स बचे हैं, नहीं तो बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमने अच्छे से पढ़े थे। जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी जो टर्म्स आते थे वो भी सब हमने अच्छे से पढ़े थे। तो अब हम एक एक करके यूनिट लेंगे। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि भाई सिर्फ आपको टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ा दूंगा। मैंने आपको बोला भी ये था कि कल हम वो पढ़ेंगे, बट फिर मैंने अच्छे से स्टडी की। फिर मैंने एक ऐसा तरीका निकाला कि आप रिसर्च डिजाइन पढ़ोगे, उसमें टाइप ऑफ रिसर्च भी आ जाएंगे और टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन भी आ जाएंगे। दोनों चीज़ों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो वो क्या डिफरेंसेज हैं उन सब के बारे में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की हमारा जो क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो कल की क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि रिसर्च डिजाइन का मीनिंग क्या होता है। तो आप सबको मैंने बताया था कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। ब्लूप्रिंट होता है एक रिसर्च करने का, कि मतलब आप रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें आगे करने वाले हो, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है दोस्तों, रिसर्च डिजाइन कहलाती है। कि पहले से आप ये करते हो भाई ये चीज़ें रिसर्च के अंदर की जाएंगी आगे, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है दोस्तों, रिसर्च डिजाइन कहलाती है। अभी एक बार ये इंट्रोडक्शन हो गया, मैं सभी का विशेष ले लेता हूँ आप लोगों के। तो गुड आफ्टरनून, लव इज लव, हेमंत, मनीषा, लव इज लव, MP, सपूनिया, महुआ दास, आफरीन, मानवी, गिनी, आज टाइम पे आ गए, गिनी करे आज टाइम पे आ गए, हंसा, PK। तो अच्छी बात है, लाइव में थोड़ा सा अच्छा रहता है कि वी कैन कम्युनिकेट। दूसरी चीज़ें लाइव में हम पढ़ते थे, वैसे लगता है कि भाई सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें ना याद भी जल्दी होती हैं। ऐसे लगता है कि वो हमें देख रहे हैं, चाहे हम मैं आपके पास नहीं हूँ, बट फिर भी ऐसा फील होता है। जबकि अब लाइव नहीं होते, जब कभी देख लिया फिर बैक कर लिया, ऐसा लगता है चलो ठीक है सर तो है नहीं, तो उससे भी थोड़ा सा हो जाता है। और चीज़ें जैसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, जबकि जब आप रेस्पॉन्स देते हो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये है। बस लाइव में थोड़ा सा ये होता है कि लाइव में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी लाइव में टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं इसको कंसीडर करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई लाइव के पूरे ही बेनिफिट हैं। बस ये होता है कि भाई लाइव के अंदर हम बातें कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, बट कई बार यूजफुल भी होता है और कई बार वो बिना यूजफुल भी हो जाता है ना। अगर हाइपरटेंसिव से रिलेटेड है तो लाबेटालोल ही आएगा ना। मैंने आप एक बार TNC नर्सिंग क्लासेस ग्रुप में सारी चीज़ें अच्छे से आपको बता रखी हैं, एक बार आप उसमें जाके देख लो ना। एक ग्रुप के अंदर मैंने शायद एक बार एक ऑडियो डाली थी, जो पूरे मैंने ओबीजी से रिलेटेड जो एकम्बली इन सारे के बारे में बताया था मैंने। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर जितनी भी जो कंडीशंस आती है, एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया है, ठीक है, सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। फिर मैंने आपको रेफरेंस भी दिए थे उनके बारे में। अब दूसरी बात ये है, देखो इसमें ये कंफ्यूजन होता है, अगर रिलेटेड टू बीपी पूछता है तो लाबेटालोल ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको बीपी ज़्यादा है फिर भी आप MJ सपोर्ट देके बीपी को कम कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें रिलेट करती है ना कि क्वेश्चन किस से उसमें पूछा गया है ना। एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस लाबेटालोल है। गुड आफ्टरनून। देखो वो कभी भी ऐसे ऑप्शन में दोनों चीज़ें देते भी नहीं है ना मीत बाबू, ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा कि वो MGSO4 भी देंगे, क्योंकि वो जो चीज़ पूछना चाहते हैं ना, वो उनको पता है कि वो किस वे में पूछना चाह रहे हैं। सीजर के लिए पूछना चाह रहे हैं, मतलब जो कन्वर्जेंस है उनके लिए पूछना चाह रहे हैं, या किसके लिए पूछना चाह रहे हैं, जो फिट्स आ रहे हैं उनके लिए या बीपी के लिए, तो वो डिपेंड करता है। सर PDF के पासवर्ड बता दीजिए। अरे मैंने बता रखा है क्लास के अंदर है ना, फिर भी चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नए बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। ये क्या हो रखा है इसमें, अच्छा ये है इसके पासवर्ड, कैपिटल के अंदर हैं ये सारे, तो यही इसके पासवर्ड हैं। अच्छा ये फातिमा ने भी बता दिया, चलो ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है तो थोड़ा सा मैं कम ही देर क्लास ले पाऊंगा, 1 घंटे की क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि 2 बजे से तो ड्यूटी स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो रिसर्च जो डिजाइन है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूछ लेते हैं। मतलब डिजाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई रिसर्च के अंदर हम प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स यूज किए जाएंगे, तो वही इसके क्या है दोस्तों, टाइप है। तो हम प्लान कर रहे हैं तो रिसर्च डिजाइन को हम रिसर्च प्लान भी बोल सकते हैं, या क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो इसको रिसर्च जो स्ट्रेटजी है दोस्तों उसके नाम से भी जाना जाता है, या फिर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं तो ये मेथोडोलॉजी भी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई रिसर्च डिजाइन इज आल्सो नोन एज, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्लान एंड रिसर्च स्ट्रेटजी।
ठीक है, ओके। चलो अब थोड़ी देर में इसको रख देता हूँ, है ना, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, बिल्कुल आप लोगों की मैसेज पढ़कर फिर मुझे रिप्लाई देने पे मजबूर कर देते हो आप लोग। तो थोड़ा सा अब 5-10 मिनट रुक के फिर हम आपके जो क्वेश्चन है वो लेंगे। वैसे भी आज एक छोटी सी क्लास है, मैं अब 1 घंटे की क्लास ले पाऊंगा आज, क्योंकि मेरे थोड़ी सी ड्यूटी है। तो बहुत वैसे डेली मैं बोलता यही हूँ कि हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, लेकिन करते करते जो क्लास है दोस्तों वो 2 घंटे की हो जाती है, लेकिन आज 1 ही घंटे की लेंगे हम लगभग। तो पहली क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है दोस्तों, रिसर्च डिजाइन होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना कि रिसर्च डिजाइन क्या है। तो ये जो एक वर्ड है इसको जरूर याद रखना कि रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट। ये एक ब्लूप्रिंट है किस चीज के लिए, टू कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी, कि भाई जो रिसर्च स्टडी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका क्या है दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट है। इट इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब देखो पूरी चीजें रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी दोस्तों, उन सबको क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। एक आप अगर आप कह रहे हो कि भाई आप रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीजें पढ़ते हो, तो दोस्तों उसके अंदर हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे पहली चीज है रिसर्च अप्रोच। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिसर्च अप्रोच होता क्या है। तो पहली चीज दोस्तों कि रिसर्च को हम किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी पूरी चीज की रिसर्च अप्रोच क्या होता है तो आप उसको समझते हैं। इसके अलावा रिसर्च के अंदर कौन सी अप्रोच यूज की जा रही है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो क्या रहेगी, तो वो सब हम क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर डिस्कस करते हैं, किसके अंदर, रिसर्च डिजाइन के अंदर। इसके बाद में टाइम क्या है, प्लेस क्या है और सोर्स क्या है। जो डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, डाटा कलेक्शन के बारे में बताता है कि भाई कहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किस सोर्स से रहेगा, किस से किस टाइम तक का करेंगे, किस जगह का डाटा कलेक्शन करेंगे, तो वो सब भी किसके अंदर आएगा दोस्तों, आपका रिसर्च डिजाइन के अंदर आएगा। मतलब सीधी सी बात है, रिसर्च में आगे क्या क्या करने जा रहे हो आप, तो रिसर्च में यही तो चीजें करते हैं भाई। आप रिसर्च को कौन सी प्रकार की रिसर्च कर रहे हो, तो वो अप्रोच हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है आपकी, तो इस बारे में हमने बात भी की हुई है, जिसने पहली क्लास ली उसको अच्छे समझ में आ गया होगा। सैंपल क्या है, सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो क्या रहेगी। फिर दूसरा दोस्तों डाटा कलेक्शन किया जाएगा, तो वो कहाँ किया जाएगा, 6 महीने का, 2 महीने का, कहाँ का, दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है, या फिर गोकुल धाम सोसाइटी में किया जाएगा, जो कि हमने पहले में पढ़ा था। सोर्स क्या रहेगा, डाटा कहाँ से, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जो कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा दोस्तों जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज करेंगे हम डाटा कलेक्शन करने के लिए, क्वेश्चनायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कौन सी चीजें हम यूज करेंगे। तो कोई भी उसके जो टूल्स एंड मेथड्स जो हैं दोस्तों डाटा कलेक्शन के, उसके बारे में भी क्या बताता है, रिसर्च डिजाइन बताता है कि क्या टूल्स रहेंगे, क्या मेथड्स रहेंगे। फिर सारा डाटा हमें मिल गया, अब उस सारे डाटा को हमें क्या करना है दोस्तों, एनालाइज करना है कि भाई इस डाटा से हमें क्या मिल रहा, क्या पता चल रहा है हमें। सब सारे डाटा हमने लिख लिए, अब उसको लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, हम एनालाइज करेंगे। तो हमें मेथड्स ऑफ डाटा जो एनालिसिस है वो भी इससे क्या होता है दोस्तों, पता चलता है। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली, हमें 5 चीजें मेनली पता चलती हैं एक रिसर्च डिजाइन से, कि रिसर्च की क्या अप्रोच रहेगी। अप्रोच मैंने नहीं समझा है, आगे समझाऊंगा। पॉपुलेशन क्या रहेगी, क्या सैंपल रहेगा, क्या सैंपलिंग टेक्निक रहेगी, टाइम, प्लेस और जो सोर्स है डाटा कलेक्शन का वो क्या रहेगा, क्या टूल्स और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के क्या मेथड रहेंगे और डाटा एनालिसिस के क्या मेथड रहेंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो हम मान लो कि डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, मान लो आप मेरे से कोई भी चीज पूछ रहे हो दोस्तों, पूछकर मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी, मान लो मैंने आपको 100 चीजें बताई, उसको बताने के बाद में आपके पास पूरा डाटा आ गया। अब उन 100 में से आप उसको पूरा एनालाइज कर रहे हो कि मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ, उसको पूरा सिस्टमेटिक बना रहे हो कि भाई ये चीज इसमें है, ये इसमें ये है, तो वो चीज क्या हो गई, एनालिसिस हो गई। वैसे एक हमारी पूरी यूनिट है, उसमें हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे लास्ट में। जो रिसर्च के जो लास्ट जो यूनिट है, स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो ये यूनिट आती है जिसमें हम टूल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है, ज्यादातर ध्यान रखना कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं रिसर्च के अंदर। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आप जिस लेवल से पढ़ रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन कभी गलत करोगे वहां पे। ठीक है, कई सारी बुक्स आप देखोगे, जैसे एग्जांपल के लिए आप टारगेट हाई ले लो, है ना। टारगेट हाई के अंदर भी मैंने देखा हुआ है, रिसर्च के अंदर मैंने सारी बुक देख ली है रिसर्च की लगभग, है ना। हर बुक में से मैंने वो देखा है, सुरेश के शर्मा की जो बुक है वो भी यूज करता हूँ। एक और आती है सुनिंदा कुछ चौधरी करके आती है, ठीक है, उनकी बुक है वो भी मैंने देखी है। तो बहुत सारी चीजें देखी है मैंने। तो टारगेट हाई में कई सारी चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा भी दे रखी हैं, और कई चीजें बहुत शॉर्ट दे रखी हैं। जहां जरूरत है ज्यादा समझाने का वहां उन्होंने कम कर रखा है, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मतलब इतने टाइप बता दी जो हमारे काम का है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जो एमएससी के बाद में जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए जो बुक निकाल रखी है उसमें भी सभी वही चीजें दे रखी हैं, लेकिन हमारा जो पेपर आता है दोस्तों बीएससी के अकॉर्डिंग आता है। तो उस चीज हमें उसका बैलेंस बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा हर चीज भाई कहां से क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज नहीं पढ़नी। इसके अंदर सिर्फ आपको मतलब जैसे कोई टाइप आते हैं,
तो मैं टाइप में पढ़ाऊंगा, बस इसके सिर्फ नाम याद करने हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना है कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट बन के पढ़ाऊंगा आपको कि भाई मैं होता कि क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई है। अभी रिसर्च अप्रोच क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिसर्च अप्रोच जो है वो ही पूरे रिसर्च के जो टाइप है, रिसर्च डिजाइन के जो टाइप है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया हुआ है, ए ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टडी इज। तो इसको मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को समझाने की जरूरत है कि ब्लूप्रिंट क्या है कंडक्शन ऑफ स्टडी का। सर भाई मैं मोस्ट सीरीज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अच्छा, पीडीएफ है कहाँ? पीडीएफ आप पहली बार आए हो ना, कई देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे है ना ऐसे पीडीएफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप लोगों को पीडीएफ देने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो कि यार मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों ने खुद का टाइम भी वेस्ट मत करो। जब आपने पढ़ाई नहीं है उस पीडीएफ को आप देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो, ये देख रहे हो, बिना काम क्या फायदा यार उसका, जब आपने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते हो फिर आपके पास पीडीएफ है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता यार बिना बात आपका टाइम वेस्ट हो। वैसे पीडीएफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ये बिना बात इधर उधर सर्कुलेट करेंगे जो कोई काम का है नहीं, उनको न उनको पढ़ना है, बस सर्कुलेट करना एक वो नहीं होना चाहिए ना। हमारा काम ये है, सेव करना नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्या होती है, आदत होती है कोई भी डॉक्यूमेंट मिलकर उसको सेव कर लेंगे कि बाद में काम आएगा, जबकि कभी पढ़ते भी नहीं है उसको। हजारों बुक आएंगी सबको सेव करते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं उनको, क्योंकि पीडीएफ से ऐसे आप तभी पीडीएफ को यूज कर सकते हो जब आपने उनको देखा है। अब आपने मेरे से पढ़ा ही नहीं, आपने उसमें देख रखा है कि भाई इसके अंदर गोकुलधाम सोसाइटी, आपको क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो रीजन है। अच्छा पूजा है नहीं सर पहली बार नहीं आए। अच्छा तो फिर मैं बताता रहता हूँ हर क्लास के अंदर, मैंने पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी आपको ना। ओके चलो, आर यू डीपी चेंज, हाँ डायरेक्ट पीडीएफ समझ में नहीं आएगा। अब आप पढ़ो और फिर पीडीएफ को देखोगे तो आपको चीज़ ऐसे लगेगी यार बिल्कुल ही क्या है, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसके भी मैं स्टार लगा दूं, जिसके भी मैंने तारे बना दिए, वो समझ लेना कि वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्टार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब हम टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, देखो मैं रिसर्च डिजाइन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिसर्च। तो रिसर्च के टाइप को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ते हैं दोस्तों कि हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं वो समझाऊंगा। दूसरा हमारा रिसर्च करने का क्या पर्पज है। अभी हमने पढ़ा कि रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या चीज आती है दोस्तों, अप्रोच आती है। तो टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर जब आप बेस ऑन अप्रोच पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये साथ में आप रिसर्च डिजाइन के भी क्या पढ़ रहे हो, टाइप पढ़ रहे हो। तो आपके 2 यूनिट है ना वो एक साथ खत्म हो जाएंगी। जैसे कि और बुक्स में भी अगर आप देखोगे, जैसे सुरेश के शर्मा की बुक है, वो सबसे ऑथेंटिक अच्छी बुक मानी जाती है नर्सिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखिए अगर हम, तो उसमें भी आप देखोगे ना, तो जैसे पहली यूनिट है उसमें टाइप ऑफ रिसर्च दे रखे, उनको समझा नहीं रखा उन्होंने कुछ भी, बस जस्ट दे दिया। फिर रिसर्च डिजाइन वाली जो यूनिट है उस यूनिट में हर चीज को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब आप लोगों के लिए सिंपल चीज क्या है कि आपके एग्जाम में अगर चाहे टाइप ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन आए या फिर टाइप ऑफ जैसे रिसर्च डिजाइन का क्वेश्चन आए, तो वो सब चीजें क्या रहेंगी दोस्तों, सेम रहेंगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि रिसर्च डिजाइन में भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिसर्च के अंदर क्या होने वाला है, रिसर्च को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अभी अप्रोच क्या है उसको समझाऊंगा, पहले ही सुनो। तो बेस ऑन अप्रोच जो है दोस्तों, उसका मतलब ये है, चाहे आप टाइप ऑफ रिसर्च बोल दो इसको या टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन बोल दो, सब सेम आएंगे। दूसरा होता है बेस ऑन पर्पज, कि भाई रिसर्च करने का पर्पज क्या है। तो बेस ऑन पर्पज जो है दोस्तों, हम रिसर्च को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका बेसिक और एक होता है अप्लाइड। वो मैं सब चीजें आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक होता है दोस्तों बेसिक और एक होता है अप्लाइड। और अगर हम दोस्तों अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो आपको समझा दूंगा। पहले मैं एक बार ये समझाता हूं कि भाई अप्रोच का मतलब क्या है। अप्रोच का मतलब दोस्तों कई सारी चीजें अप्रोच के अंदर आती हैं। अप्रोच का मतलब ये है कि आप रिसर्च को किस प्रकार से ले रहे हो, किस चीज की रिसर्च स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हो, तो वो सब चीजें अप्रोच हैं। वो सिर्फ आपका पर्पज नहीं है। कैसे देखो, अप्रोच डिस्क्राइब, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा ये लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप पूरे टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन पढ़ लोगे तब कहोगे यार अप्रोच का मतलब यही है, कुछ नहीं है। अप्रोच डिस्क्राइब अबाउट द रिसर्च स्टडी, हमें ये बताएगी, देखो अप्रोच का मतलब ये है कि भाई रिसर्च स्टडी हमें ये बताएगी कि भाई हम जो डाटाज हैं वो क्वांटिटेटिव रूप से ले रहे हैं या क्वालिटेटिव रूप से ले रहे हैं। मतलब कि न्यूमेरिकल फॉर्म, ये वैसे पूरे टाइप है वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सिंपल शॉर्ट में सुनो, क्वांटिटी में या क्वालिटी में।
ये हमें क्या बताएगा दोस्तों, अप्रोच बताएगा हमारा कि भाई ये जो डाटा लिए थे मेरी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, मेरा रिसर्च जो डिजाइन है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैनिपुलेशन। वैसे पूरा जब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि भाई मैनिपुलेशन क्या होता है, रैंडमाइजेशन क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। ये हमें बताता है रिसर्च अप्रोच, ये बताएगा कि जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हो उसके अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, रैंडमाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होते हैं। देखो मैनिपुलेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा समझो कि भाई कॉपी का स्लीप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कॉपी को क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कॉपी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी बच्चे पहली क्लास लिए हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कॉपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो स्लीप जो है दोस्तों वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या है दोस्तों कि ये हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैनिपुलेट कर रहे हैं। भाई कॉपी के अमाउंट को ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैनिपुलेशन। तो अप्रोच से हमें पता लगेगा कि भाई इस स्टडी के अंदर हमने मैनिपुलेट किया है या नहीं किया। ठीक है, अप्रोच से हमें इस चीज का पता लगेगा कि भाई हमने कॉपी के अमाउंट को कम ज्यादा किया था, सीधा स्टडी कर लिया। हमने 100 लोग लिए जितने कॉपी पीते थे बस उसको स्टडी कर लिया, या फिर हमने लोग लिए और उनकी कॉपी के अमाउंट को कम ज्यादा किया। तो ये क्या चीज कहलाती है दोस्तों, मैनिपुलेशन कहलाता है। दूसरा है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप जब सैंपलिंग पढ़ोगे तो सैंपलिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लो मुझे सेलेक्ट करने हो, मुझे 20 स्टूडेंट चाहिए मान लो, ठीक है, मुझे 20 स्टूडेंट चाहिए कि मैं उनको भाई ऑफलाइन मेरे घर पे लाके पढ़ाऊंगा मैं उनको, आप सब में से। तो मैं उनको किस प्रकार से सेलेक्ट कर रहा हूं, तो रैंडम का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कोई ऐसी वो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली मैंने क्या किया, एक आप जैसे मान लो आप जितने भी लोग लाइव हो, जैसे मान लो 100 लोग लाइव हो तो 100 की लिस्ट बनाई और 100 की लिस्ट में से मैंने क्या किया, पर्चियां निकाली और पर्चियों में से मैंने ऐसे निकाल दिया कि भाई 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या है, रैंडम तरीका है। या फिर एक मैं जानबूझ के सिलेक्ट करूं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो नॉन रैंडम है। तो ये बताएगा कि भाई सैंपलिंग का जो तरीका था वो रैंडम था या नॉन रैंडम था। तीसरा होता है दोस्तों कंट्रोल ग्रुप। इसको हम और अच्छे से भी पढ़ेंगे, अभी आप ऐसे मत सोचना कि बस इतना शॉर्ट में ये नहीं है, अभी नहीं समझ में आएगा तो भी काम चल जाएगा। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है दोस्तों कि आप कोई भी रिसर्च स्टडी कर रहे हो तो उनके ऊपर इंटरवेंशन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहलाएगा और नहीं कर रहे तो वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनो। सिंपल तरीके से दोस्तों, मान लो कि मुझे है ना ये सीखना, मुझे ये वो करना है कि भाई जो हैंड वॉशिंग जो है ना, हैंड वॉशिंग का जो लेक्चर है वो नर्सेज के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैं 2 ग्रुप लूंगा। एक ग्रुप ऐसा लूंगा कि जिनको मैं हैंड वॉशिंग पढ़ाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा, भाई मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं उनको पहले पढ़ाऊंगा। दूसरा ऐसा ग्रुप लूंगा जिनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा और फिर बाद में मैं उनसे पूछूंगा हैंड वॉशिंग के बारे में। तो जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा। और जिनके ऊपर मैं कोई ट्रीटमेंट, कोई इंटरवेंशन, कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, उनको डायरेक्टली मैंने पूछा है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, आपका कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। वैसे पूरा जब क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे उसमें पूरे हर में यही चीजें आएंगे बार बार। एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे। तो ये तो सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, आगे हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अप्रोच से ये पता लग जाएगा हमें कि भाई जो रिसर्च की जाएगी वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटी के रूप में होगी। उनके अंदर वेरिएबल्स को हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, सैंपल रैंडमली लेंगे या नॉन रैंडमली लेंगे, कंट्रोल ग्रुप रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार हम डायरेक्टली बस ट्रीटमेंट ग्रुप ले लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते। तो उन सब चीजों के बारे में हमें क्या बताती है दोस्तों, अप्रोच बताता है। अब अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी रिसर्च के टाइप होते हैं वो ही टाइप किसके होते हैं दोस्तों, रिसर्च डिजाइन के भी होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि रिसर्च डिजाइन भी क्या है, टाइप ही है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि 2 यूनिट पढ़ने की जगह से आपको 1 ही यूनिट पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप रिसर्च डिजाइन वाला पढ़ लो या टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लो, सेम है। और वैसे भी बुक्स के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च आपको मिलता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में चाहे टाइप ऑफ रिसर्च देगा वो, तो भी वो ये सारे वाले आएंगे, अप्रोच वाले, रिसर्च डिजाइन वाले। बस इसमें अलग ये हो जाता है कि टाइप ऑफ रिसर्च में ये और जुड़ जाता है, क्या, बेस्ड ऑन पर्पज। जबकि रिसर्च डिजाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है दोस्तों, अप्रोच आता है। बेस्ड ऑन अप्रोच जो है वो किसके अंदर शामिल होता है, रिसर्च डिजाइन के अंदर शामिल होता है। अभी मैं आपको आगे और समझाऊंगा, तभी चीजें और आपके धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। तो इतनी टेंशन मत करना, बिल्कुल सिंपल है कि आप ये मान लो कि आप टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हो या टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन पढ़ रहे हो, वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस चलो, यार मुझे नहीं पता ये स्केलिंग टेस्ट के लिए एनपीओ रखना पड़ता है क्या पेशेंट को, विटामिन 12 के लिए, ये तो मुझे नहीं पता, सॉरी सुषमा। एक बार हमें ना रिसर्च से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसकी पहुंच कहां तक है। चलो ठीक है, अब हम एक बार मैं समझाऊंगा कि भाई टाइप ऑफ जो रिसर्च है
उसके अंदर जो पहला हम बेस्ड ऑन अप्रोच लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, बेस्ड ऑन पर्पज लेंगे। तो बेस्ड ऑन अप्रोच हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। अप्रोच के आधार पर हम रिसर्च को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो टाइप आएंगे बेस्ड ऑन अप्रोच, या टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन बोल दो चाहिए आप इसे, ठीक है, या टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अप्रोच बोल दो, या रिसर्च डिजाइन बोल दो। तो वो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव। कि भाई जो रिसर्च जो आप स्टडी कर रहे हो वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अभी नाम है दोस्तों, अब नाम बहुत बड़ी चीजें हैं ये। आप लोगों को लग रहा होगा कि जस्ट बस इसमें ये है कि भाई क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी आ जाती है और क्वालिटेटिव के अंदर ये आ जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, इसमें क्लियर करनी पड़ेंगी। कैसे, देखो अब इसमें टाइप वाइप बाद में आएंगे, पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि क्वांटिटेटिव के अंदर और क्वालिटेटिव जो होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहले हम इस चीज को क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, एक बार आप कॉपी पेन सब रख देना, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो कॉपी पेन की आपको क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब सुनते जाओ आप मुझे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को सुनो। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्सन के पास जाके पहली बार उसके पास जाके उससे डाटा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन वो जो डाटा है ना, वो डाटा कैसा नहीं है दोस्तों, नंबर में नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिव आ गया। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जो भी आप जो डाटा ले रहे हो वो वर्ड्स में ले रहे हो, उसके इमोशंस से, उसका बिहेवियर है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन। तो ये सब चीजें क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। ये डाटा कैसे हैं दोस्तों, नॉन न्यूमेरिकल। हम चाहते हैं क्वालिटेटिव के अंदर क्वालिटी आती है, तो क्वालिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये सारे जो डाटा रहेंगे, जैसे वर्ड्स रहेंगे, इमोशन, बिहेवियर, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इंटरव्यूज के थ्रू लिया हमने, तो ये सब डाटा क्या है, क्वालिटेटिव है। अगर मैं इन्हें नंबर के रूप में लूं तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल कहलाएगा। जैसे कि परसेंटेज हो गई, काउंट्स हो गए, कोई भी नंबर आ रहा है ना दोस्तों, तो वो वाला रिसर्च क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और अगर जिसके अंदर वर्ड आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, बिहेवियर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है दोस्तों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी दोस्तों, आपकी क्वालिटेटिव में आ जाएंगी। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई है, ये मतलब इतनी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि भाई जो हमें नाम से भी पता लग जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत ब्रॉड है। क्या है दोस्तों, बहुत ब्रॉड चीज है। कैसे, देखो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली सेंटेंस ये, क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, भाई हम किसी से बात करके ये करके सबसे पहले कोई भी थ्योरी बनाते हैं या कोई भी हाइपोथेसिस क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है, तो वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों पे क्या करते हैं दोस्तों, उसको ट्राई करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो जो ट्राई करेंगे फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी के बाद में जो उसको हम टेस्ट करेंगे दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि भाई क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, वर्ड्स आएंगे, इमोशन आएंगे, बिहेवियर आएंगे, एक्सपीरियंस आएगा, आपका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आती हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म आती हैं, पहला। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि भाई क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कि हम थ्योरीज बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर जो बनी हुई जो थ्योरीज हैं उनको हम, जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है दोस्तों, उनको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। उनके अंदर क्या करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमने मान लो बीप इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उस समय हमने उसके बारे में हर चीज, उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या है, क्या काम आता है, हमने बना लिया। बनाने के बाद में ये कितना इफेक्टिव है, तो लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है। तो जब हम लोगों तक जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटिटेटिव हो गया, कितने लोगों पे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, उसका क्या न्यूमेरिकल आ रहा है। तो टेस्टिंग करना, थ्योरी का टेस्टिंग करना क्वांटिटेटिव में आएगा, थ्योरी बनाना किसके अंदर आएगा दोस्तों, क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। देखो इससे ना दो तीन चीजें और निकलती हैं, ये सेम चीजें हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं एक आदमी के पास जा रहा हूं और मैंने उससे उसके बारे में बातें पूछी, उसको बातों को पूछने के बाद में मैंने उससे क्या बना ली, एक थ्योरी बना ली, तो ये क्या कहलाएगा, भाई मैंने किसी से डाटा लिया, वो सब्जेक्टिव। अब उस डाटा को मैंने लोगों पे क्या किया दोस्तों, यूज किया, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। तो कई बार पूछ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि क्वालिटेटिव क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्टिव। ये सिर्फ टर्म चेंज है सेम ही चीज। इंडेक्टिव और डिडक्टिव भी यही चीज कह रहे हैं। इंडेक्टिव का मतलब इंडेक्शन होना, मतलब कि इसमें चीजें क्या होंगी दोस्तों, बनेंगी, जैसे थ्योरी का बनना, ठीक है।
और बनने के बाद में डिडक्ट करना मतलब कम होना, मतलब हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं हम, थ्योरी को यूज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डिडक्टिव बोल सकते हो। डिडक्ट कर रहे हो, देखो इंडक्शन कुकर आता है मतलब बनाना, तो इससे याद रहेगा आपको, इंडक्शन कुकर से इंडक्टिव हो गया तो चीजों को बनाना, तो फॉर्मेशन कर रहे हो तो इंडक्टिव होगा, और उसका यूज कर रहे हो दोस्तों वो क्या होगा, डिडक्टिव। मैं इतने डिफरेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करो। दूसरा दोस्तों आप इसको भी बोल सकते हो कि भाई क्वांटिटेटिव में आप क्या कर रहे हो दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज कर रहे हो, और उन थ्योरीज का यूज करना कहां पर करोगे, जनरल लोगों पे करोगे, तो इसे हम टेस्टिंग थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस कह सकते हैं, या एक टर्म में हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जनरलाइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको एक दो क्लासेस पिछले भी में बताया था कि भाई जनरलाइजेशन क्या होता है। जो चीज बन गई है दोस्तों उसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका जनरलाइजेशन कहलाता है। तो ये तीनों चीजें एक ही बात है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ भाई, हम एक सब्जेक्ट के पास गए, उससे डाटा हमने इकट्ठा किया, उस डाटा को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे लोगों पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वो ये चीज हो गई, थ्योरी को बनाना इंडक्टिव, बनने के बाद उसको लोगों पे यूज करना डिडक्टिव। ये सिर्फ टर्म अलग अलग हैं, बात एक ही है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग टर्म में फंसोगे, इसलिए मेरे को हर चीजें बताना क्या आपके लिए जरूरी है। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी बोल दो, इसको आप क्या बोल दो दोस्तों, जनरलाइजेशन की इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, चलो और भी कुछ है इसमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और बाकी के। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों इसके अंदर, कि जो क्वालिटेटिव होता है उसके अंदर हम चीजें क्या करते हैं दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड। भाई कोई भी थ्योरी आप बना रहे हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में लोगों तक जाओगे, उसको मेजर करोगे, और उसको क्या करोगे दोस्तों, आप कंपेयर करोगे कि ये कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। तो जो थ्योरी को टेस्ट करना, उसको मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वो सब चीजें ये आ गई। ये अच्छी चीज है कि भाई क्वालिटेटिव के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हो, तो इंटरव्यू यूज कर सकते हो, एक स्पेशल केस स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन है ये यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप सर्वे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर डाटा का क्या कर सकते हो दोस्तों, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी क्वांटिटेटिव। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आपने ये देखो ये सीखा कि वाई डू पीपल प्रेफर टी ओवर कॉफी, कि लोग जो है ना चाय को कॉफी से ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। मान लो कि इंडिया के अंदर लोग चाय है ना ज्यादा पीते हैं, तो क्या रीजन है इसका, तो आपने ये रीजन जान लिया कि भाई चाय से ज्यादा क्यों पीते हैं। अब आप इसको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, हाउ मेनी पीपल प्रेफर टी ओवर कॉफी। अब आपके जो डाटा जो है ना दोस्तों क्वांटिटी में आनी चाहिए, यहां पर क्वांटिटी में नहीं आई है, यहां पर रीजन जानना था कि क्यों करते हैं भाई, क्यों चाय को पसंद करते हैं कॉफी से ज्यादा, जबकि यहां पर ये क्वांटिटी में आ गया कि हाउ मेनी पीपल, ये कितने लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको प्रेफर कर रहे हैं टी को ओवर कॉफी। तो ये क्या चीज क्या लाएगी दोस्तों, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या लाएगी। इतना फोकस क्यों किया मैंने यार, आप सोचो कि मैं एक सेंटेंस में बता देता जैसे, और आप लोगों के लिए सिंपल भी हो जाता, और आप लोग कहते वाह वाह क्या पढ़ाया सर ने, मजा आ गया, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी। भाई आगे जब इसके टाइप पढ़ेंगे ना तो हर चीज इससे जुड़ी हुई मिलेगी हमें, क्वांटिटिव में क्वांटिटेटिव वाली जुड़ेगी, क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव जो वाली जुड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को हर चीज बताना दोस्तों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये चीजें आपको नहीं बताऊंगा तो फिर आप लोग बाद में जब मैं इनके टाइप पढ़ाऊंगा आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के, फिर आप लोग मुझे कहोगे कि यार ये क्या चीज हो गया। ठीक है, थोड़ी सी चीज और बताना चाहता हूं आपको मैं। क्वालिटेटिव के अंदर दोस्तों देखो, क्वालिटी का मतलब मान लो कोई भी थ्योरी बनानी है, मैंने 5 लोगों से बात करके उनके बारे में जाना, तो उसके अंदर अगर मैं सैंपल ले रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वालिटेटिव के अंदर अगर मैं सैंपल ले रहा हूं तो सैंपल साइज स्मॉल से भी थ्योरी बन सकती है, लेकिन अगर मुझे किसी चीज को टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए मुझे जो सैंपल है दोस्तों क्या चाहिएगा, लार्ज चाहिएगा। तो ध्यान रखना कि भाई क्वांटिटेटिव में जो सैंपल है दोस्तों वो क्या चाहिए, लार्ज चाहिए, जबकि क्वालिटेटिव में क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। लेकिन स्मॉल सैंपल होने के बावजूद भी किसी भी लोगों से उनके इमोशंस निकलवाना, उनका बिहेवियर निकलवाना, उनका एक्सपीरियंस निकलवाना, उनके वर्ड्स निकलवाना क्या होता है दोस्तों, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, आप लोगों से डाटा को कलेक्ट करना है ना थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये बताओ कि भाई आप उनके इमोशंस आप जान पाओ, तो इमोशंस जानना इतना आसान नहीं होगा, उनके वर्ड्स जानना, बिहेवियर जानना, उनका एक्सपीरियंस जानना, वो क्या होता है दोस्तों, डिफिकल्ट होता है। तो क्वालिटेटिव थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा इजी टू, इसके अंदर डाटा कलेक्ट करना थोड़ा क्या होता है, इजी होता है, इसके अंदर डाटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ये जरूर ध्यान रखना कि इसके अंदर लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ती है, जबकि इसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, स्मॉल सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम क्वांटिटेटिव वर्सेज क्वालिटेटिव। ठीक है, पासवर्ड चाहिए, देखो सब पासवर्ड के लिए आए हैं आज, है ना, आपने पढ़ा नहीं है पिछली क्लासेस। निशा देखो मैं पासवर्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई मेरा ऐसा कोई फायदा नहीं है कि मैं उससे पैसे कमा लूंगा मैं, बट मैं ये कह रहा हूँ आपको जब आपने पढ़ा नहीं ना तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उसका, बस इस वे में मैं पासवर्ड नहीं दे रहा था आप लोगों को।
चलो अभी ये क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ, तब आपको ये चीजें बिल्कुल क्या हो जाएगी दोस्तों, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। पहला दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन नर्सिंग, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इन नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। चलो इनको पढ़ो चारों को और आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। हमें सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें किस चीज को मेजर करना है, क्वांटिटेटिव को मेजर करना है हमें, ठीक है। किस चीज को मेजर करना है, क्वांटिटेटिव को हमें क्या करना है दोस्तों, मेजर करना है। अब क्वांटिटी में क्वांटिटी आनी चाहिए, मेन चीज ये है। तो देखो पहले वाला क्या है, सबसे पहले देखो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पहले तो सिंपल फॉर्म ले लो कि आपका आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल फॉर्म में आप क्वांटिटी और क्वालिटी लेते हो बस, और कुछ लेते नहीं हो। तो वो देखो उससे हो रहा है, तो नहीं तो फिर बाकी की चीजों को हम आगे देखेंगे। तो पहला देखा स्टडिंग हाउ पेशेंट फील आफ्टर सर्जरी, तो कैसा फील कर रहा है, तो क्या इससे उसका पता लगेगा इस चीज के बारे में। आप खुद बताओ कि क्या इससे क्वांटिटी पता लगेगा कि मैं 5 फील कर रहा हूं, मैं 6 फील कर रहा हूं, ऐसे नहीं पता लगेगा ना। तो स्टडिंग हाउ पेशेंट फील, ये किस चीज को शो करेगा, क्वालिटेटिव को। दूसरा मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग ऑन इन्फेक्शन रेट इन हॉस्पिटल। देखो आपने सिर्फ यहां तक पढ़ता ना इफेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग ऑन इन्फेक्शन, तो आप गलत कर दोगे। लेकिन यहां पर एक लेटर दे रखा है दोस्तों, रेट्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रेट्स लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन की रेट। अब रेट जो होती है ना दोस्तों, वो किसके अंदर आएगी, आपकी क्वांटिटी के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट देखो ऑब्जर्विंग हाउ नर्सेज कम्युनिकेट विद पेशेंट, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आता है। कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू कर रहे हो नर्स बर्नआउट के ऊपर की क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब भी इसके अंदर आएगी। तो इसका राइट जो आंसर होगा, मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग ऑन इन्फेक्शन रेट इन हॉस्पिटल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चीजें जब आपको थोड़ी थोड़ी आती हैं तब चीजें क्या बन जाती है दोस्तों, और सिंपल बन जाती है, नहीं तो और टफ क्या हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रेट आ गया, वेरी गुड, हाँ रेट। नेक्स्ट करो, ए नर्स रिसर्चर वांट्स टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ ए न्यू पेन रिलीफ टेक्निक ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज दिस। इंपैक्ट ऑफ, हमें देखना है इंपैक्ट ऑफ ए न्यू पेन रिलीफ टेक्निक ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट क्या है। ए वेरी गुड, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी आज टाइम कम है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम से कम कुछ तो पढ़ें। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर देखो, इसमें सबसे मेन क्या है, मेन तो क्वालिटी और क्वांटिटी पे सबसे मेन है। अब बाकी दोनों तो आपको मैंने अभी बताया भी नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ न्यू पेन रिलीफ टेक्निक पूछना है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगा ये, क्वालिटेटिव। क्योंकि इसमें नंबर नहीं आ रहा ना, आप ये करो इंपैक्ट क्या रहेगा, तो नंबर इससे रिलेटेड नहीं है ये। चलो नेक्स्ट बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चीजें थोड़ी सी क्वेश्चन में मैं आगे जा रहा हूं। देखो क्वेश्चंस करने से है ना, अब जो टेबल जो आपको याद करने में दिक्कत आ रही थी ना, वो टेबल आपकी बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगी। जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो टेबल आपको।
देखो जब तक हमें जब तक चीजें दी नहीं हुई ना, जब तक हम कुछ नहीं मानेंगे खुद की तरफ से लव इज लव। हम क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, है ना, ये नाम है इनका, कहीं सोच रहे हो आप सर बीच में कहां से लव इज लव बोल दिए। तो हम खुद अभी कुछ नहीं मानेंगे, हम क्वेश्चन को खुद क्यों टफ बनाए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम कई बार क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ओवर थिंकिंग कर देते हैं, और कई बच्चे बिल्कुल कम पढ़ के गए हैं, वो बिल्कुल कम थिंकिंग के साथ सोचेगा कि ये यही है। अब आप खुद मत सोचो ना कि क्या स्केल यूज किया, क्या किया गया, सिर्फ डाट क्या दिया हुआ है क्या है, बस इतना ध्यान रखो। यूजेज स्टेटिस्टिकल मेथड, बस सिंपल सी बात है भाई, स्टेटिस्टिकल मतलब मैथ वाला मेथड है तो क्वांटिटेटिव आ गया। दूसरा वर्ड इसमें एक और दे रखा है दोस्तों, जनरलाइजेशन। तो दो दो चीजें आपको मिल गई, बताओ इससे ज्यादा तो और क्या ही मिलेगा आपको इसमें। जनरलाइजेशन भी मिल गया और ये भी मिल गया। चलो नेक्स्ट बताओ। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए प्रोसेस टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है ये। जल्दी करो जल्दी फास्ट, फिर मैं टाइप्स को और पढ़ा देता हूं आपको। यार एक चीज पूरी हो जाए ना तभी हम आगे कर सकते हैं ना। शोभा, सॉरी, अभी ये पूरा करवा दूं मैं रिसर्च का, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ, इसमें फंसा हुआ हूँ अभी तो मैं। ठीक है, क्योंकि अब सब बच्चों को बता दिया और उसके बाद में फिर हम नहीं पढ़े तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव के अंदर हम थ्योरीज बनाते हैं और क्वांटिटेटिव के अंदर थ्योरी को क्या करते हैं दोस्तों, हम इवालुएट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इवालुएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। जो भी थ्योरीज और हाइपोथेसिस हमने बनाई है दोस्तों, उनको हम क्या कर रहे हैं, इवालुएट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब बहुत कम टाइम दूंगा मैं आपको, 10-15 सेकंड ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी चीजें हों। ए नर्स इंटरव्यूज कैंसर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल स्ट्रगल्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये। बस आपको दो ही चीजें सोचनी है अभी तो, ऑप्शन ऐसे मान लो बस है ही दो ही, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। इमोशनल स्ट्रगल ड्यूरिंग कीमोथेरेपी है, तो इमोशनल जो स्ट्रगल्स है दोस्तों वो किस चीज के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब, वेरी गुड, किसके अंदर आ जाएंगे, क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन हर चीज को क्या कर देगा, आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा। बस ये क्वेश्चन बता देगा कि भाई क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस। तो विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इन नर्सिंग। बी 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 बी, शाबाश, किसी का गलत होना ही नहीं है इसमें। तो सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च फोकस है वो मेजरेबल डाटा पे करता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक्सप्लोर करता है एक्सपीरियंस को। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो यूज करती है वर्ड्स को और क्वालिटेटिव रिसर्च करता है नंबर को, जबकि उल्टा हो गया ये, है ना। बोथ टाइप ऑफ रिसर्च यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो गलत है, ओनली क्वांटिटेटिव करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ओनली यूज्ड इन लेबोरेटरी, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे, तो टाइप आ गए, अब इधर वापस आते हैं। चलो ठीक है, अब जल्दी से पढ़ते हैं। अब आपको दोस्तों इनके टाइप पढ़ने हैं कि भाई क्वालिटेटिव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आज क्वालिटेटिव को तो हम कम से कम कर लें। तो क्वांटिटेटिव के अंदर एक पैग बनाना है आपको, हाई कोर्ट पैग, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के पैग बनाना है ना, ऐसा नहीं है, मुझे फंसवाओगे आप। ठीक है, इसको आप याद रखो, एस सी पैग, PEG, बस एस सी पैग, इसकी क्या है दोस्तों, ट्रिक है क्वालिटी। तो ऐसे याद रखो, कोई भी पैग बनाओ वो क्वालिटी वाला पैग बनाओ, तो एस सी पैग ऐसे आपको याद रहेगा। तो इसके अंदर 5 टाइप आते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको भाई ऐसे ही सीक्वेंस से कोई पढ़ना हो, बस जो ट्रिक बना दी उसके लिए मैंने सीक्वेंस बना दिया आपको। तो एच फॉर क्वालिटेटिव में दोस्तों हम हिस्टोरिकल होता है, हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव रिसर्च बोल दो या हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन बोल दो, एक ही बात है। सी फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, केस स्टडी। पी फोर जो फिनोमिना होती है दोस्तों, फिनोमिनोलॉजिकल मान लो या लॉजी लिख लो, ज्यादा सही रहेगा।
लॉजिकल तो थोड़ा सा इसके आगे एक टर्म और लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। ई फॉर इथेनोग्राफी, और जी फॉर ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ये इसके टाइप हैं। रणवीर को रहने दो कोर्ट में भी सर। अच्छा, सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इनको, फिर पूरा करेंगे बस। ये 5 टाइप हो गए, आपको कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि इनको तो याद आपको आगे ही होंगे, अभी तो याद होने वाली भी नहीं है, तो छोड़ो, बस ये नाम है, याद करने हैं। SC पैग इसकी क्या है, ट्रिक है, और क्वालिटी का पैग बनाओ तो क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव में 2 ही याद करने हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। आगे बहुत सारे आएंगे, वो बाद में जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब ये 5 टाइप हैं, जल्दी से इनको करवाता हूं और इनके जो क्वेश्चन है वो खत्म करवाता हूं, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब बाद में बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि जब पढ़ेंगे आगे हम तभी हम इनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको लिख लेना, या फिर मैं बाद में जब आपको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, है ना। क्वांटिटेटिव वाले जो हैं, क्वालिटेटिव वाले अभी हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके आगे भी क्या आते हैं दोस्तों, टाइप आते हैं, तो वो हम आगे इसके बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो अब वापस से आते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वालिटेटिव। मैंने कहा था कि कोई ऐसे इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है, तो जिस हिसाब से मेरे लिए सिंपल रहेगा तो वो आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लिए भी समझने में क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। हर चीज को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका एक की टर्म याद रखें कि भाई चीजें क्या हो जाए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाए। तो पहली है इसके अंदर इथेनोग्राफी रिसर्च। तो इथेनोग्राफी जो वर्ड है उसमें आप कुछ मत समझो, सिर्फ एक चीज याद रखो कि इथेनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कल्चर होता है। तब जब रिसर्च के अंदर हम अप्रोच कर रहे हैं, उस हिसाब से अप्रोच करते हैं कि जब रिसर्च के अंदर क्या आता है दोस्तों, कल्चर की स्टडी कर रहे हो हम, तो वो क्या कहलाएगा, इथेनोग्राफी रिसर्च। तो इसका जो की टर्म है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कल्चर याद करना है। जहां भी इथेनोग्राफी आ जाए तो सोच लेना कि उसमें कल्चर जरूर आएगा, उसमें कल्चर जरूर आएगा। हम उनके वो जहां रहते हैं उस कल्चर के अंदर, उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम स्टडी करते हैं। तो क्या है, इथेनोग्राफी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप। अब उसमें वो 3 इधर क्वालिटेटिव वाले लिख देगा और एक क्या लिख देगा, क्वांटिटेटिव, तो वो आपको ढूंढना है। तो एक तो सिंपल तरीके के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। दूसरा, अगर वो इथेनोग्राफी के बारे में पूछता तो क्या पूछेगा, देखो दैट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द पीपल एंड देयर कल्चर। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो लोग हैं उनको, उनके कल्चर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके सोशल इंटरेक्शन को, कहां पर, जहां पर वो है वहीं पर ही, इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे नहीं है कि आप लेबोरेटरी में लाके और उनको फिर पढ़ रहे हो, नहीं, ये ध्यान रखना कि कहां पर पढ़ते हैं, जहां पर वो हैं, जिस कल्चर में वो हैं, इन द नेचुरल जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, वहीं पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इथेनोग्राफी। ज्यादा इतना दिमाग पे जोर मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा सिलेबस है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ एक टर्म याद रखो, इथेनोग्राफी मतलब कल्चर, बस खत्म। कुछ नहीं याद रखना, कुछ भी दिमाग में नहीं देना, इथेनोग्राफी कल्चर खत्म, बस। ठीक है, तो एक सेंटेंस बहुत है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि भाई क्या आ सकता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो, स्टडिंग हाउ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप परसीव चाइल्ड बर्थ, प्री नेटल केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस इन रूरल कम्युनिटी। मतलब लोगों के अलग अलग कल्चर हैं, तो कल्चर के हिसाब से हम ये स्टडी करें। मान लो कि जो लोग हैं कल्चर के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ में, ठीक है, प्री नेटल केयर में और ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रैक्टिस है उनकी कैसी है रूरल कम्युनिटीज में। तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग है, तो कुछ नहीं ढूंढना आपको, तो सिर्फ क्या ढूंढना था इसमें, कल्चरल ग्रुप है वो ढूंढना था, और कुछ ढूंढना ही नहीं था। तो इतना कुछ इसमें होगा नहीं। चलो खत्म, क्वेश्चंस करूंगा तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिस्टोरिकल मतलब क्या है दोस्तों, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मतलब क्या आएगा, इसके अंदर पास्ट से रिलेटेड आएगा। सब चीजें किससे रिलेटेड आएंगी, पास्ट या हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगी। बस यही है हिस्टोरिकल रिसर्च, कुछ नहीं है, एक सेंटेंस में खत्म। जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा भाई। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बहुत जरूरी था समझाना, इसलिए मैंने समझाया। यहां पर कुछ नहीं है तो बस एक वर्ड में हम सब चीजें खत्म करेंगे। पढ़ लो इसको, कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। वैसे हिस्टोरिकल रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, वही क्वालिटेटिव है। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, कि भाई पहले क्या हुआ है, क्या पास्ट ट्रेंड थे, एंड पास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों के आगे पास्ट मतलब पास्ट इवेंट्स, पास्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स कैसे हुए, टू अंडरस्टैंड देयर इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि पिछला जो हुआ था उसका आज पे और फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। तो सिंपल सी बात, हिस्ट्री का पता रहेगा, हिस्टोरिकल कहलाएगा, कुछ ज्यादा आपको इसमें करना नहीं है। एग्जांपल्स के रूप में देखो,
एनालाइजिंग द नाइटिंगेल कंट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल सैनिटेशन पेशेंट केयर एंड नर्सिंग टेन। हम जानते हैं कि नाइटिंगेल आज के तो है नहीं बेचारे, तो वो चीज क्या है दोस्तों, उनका अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो पास्ट के तो है ना वो, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा हॉस्पिटल के सैनिटेशन पे, पेशेंट केयर पर, नर्स ट्रेनिंग पे, तो वो किससे रिलेटेड होगा, हिस्टोरिकल, तो पास्ट से रिलेटेड होगा। ऐसे मत कह देना सर पास्ट वर्ड ही आना चाहिए, मतलब रिलेटेड टू पास्ट होगा। तो नाइटिंगेल का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पास्ट में हुआ था, लेकिन उसका आज क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो चीजें ये हो गई। ठीक है, एग्जामिन द हाउ नर्सेज प्रोवाइडेड बैटलफील्ड केयर एंड हाउ वन टाइम एक्सपीरियंस सेव्ड मॉडर्न इमरजेंसी केयर। देखो वही चीज है, पास्ट का प्रेजेंट पे क्या हुआ, मतलब युद्ध के दौरान जो केयर जो नर्स प्रोवाइड करती थी उसका आज मॉडर्न इमरजेंसी नर्सिंग पे क्या फर्क पड़ा है, किस प्रकार उसने उसको चेंज किया। तो पास्ट हुआ ये कि भाई पास्ट में क्या हुआ था, प्रोवाइडेड, मतलब पास्ट में ये हुआ था, प्रोवाइड किया गया था, और उससे अब क्या फर्क पड़ा। स्टडिंग हाउ आईसीयू बिकम ए, कैसे बना, ठीक है, आईसीयू है नहीं है, आईसीयू इज नहीं है, आईसीयू बिकेम, मतलब आईसीयू कैसे बना, स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, और उसका आज क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पेशेंट के सर्वाइवल रेट पर। तो ये मतलब पास्ट को किसे जोड़ दिया इसने, प्रेजेंट से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड जो थ्योरी रिसर्च है ना दोस्तों, ये दो लोगों ने दी है, अगर नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, क्योंकि सुरेश के शर्मा की बुक में दिया हुआ है और कहीं क्वेश्चन आ गया तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा नहीं हो। तो ग्राउंडेड में जी याद रखना, जी से जी आता है, ग्लोसर एंड स्ट्रोस ने ये दिया था। ठीक है, नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, मुझे लगता नहीं है वैसे आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने दे रखा है, मान लो कभी पूछ ले तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैंने बताया नहीं। तो जी फॉर याद रख लो, जी वाला ही था बस, और ज्यादा भी याद नहीं हो तो, क्योंकि ऑप्शंस में बिल्कुल सारे जी वाले नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, अब मेन चीज, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, जो आपने देखो आपने क्या किया, डाटा को कलेक्ट कर लिया, करने के बाद में आपने लोगों से बातें की, डाटा किया, फिर एक नई थ्योरी उससे बनाई। अब आप ये मत कह देना कि सर क्वालिटेटिव थ्योरी बनेगी नहीं। देखो जब आपने एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के डाटा को यूज करके आपने लोगों से बातें की, और उसके बाद में एक नई थ्योरी बनेगी, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहलाती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर एक वर्ड आएगा हमेशा, न्यू थ्योरी। क्या आएगा, न्यू थ्योरी वर्ड आएगा। कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या है दोस्तों, ग्राउंड पे काम करके आपने क्या किया, उन डाटा उसको यूज किया, रियल वर्ल्ड डाटा का यूज करके आपने क्या बनाई दोस्तों, थ्योरी बनाई। तो ये क्या कहलाएगा, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहलाएगा। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज टू डेवलप न्यू थ्योरीज। ध्यान रखना इसके की टर्म के अंदर ये वर्ड जरूर मिलेगा आपको, न्यू थ्योरीज मिलेगा या नहीं, क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डाटा रेदर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी। मतलब आपको भाई जो नया जो डाटा जो आप बना रहे हो ना, उस वर्ल्ड के डाटा पे, रियल वर्ल्ड के डाटा पे क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है। ठीक है, किसके ऊपर काम करता है, ये रियल वर्ल्ड के डाटा पे काम करेगा। टेस्टिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करने के बजाय रियल वर्ल्ड के अंदर अभी जो डाटा है ना उसके ऊपर क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है। जो डाटा अभी तक बना नहीं है उस डाटा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, हम थ्योरी बनाते हैं। देखो एग्जांपल के रूप में, investigating how nurses adjust to a new hospital technologies and how training impact their efficiency। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों भाई, आप ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल आते हैं, उसमें सीधा लिखा हुआ आता है भाई न्यू थ्योरीज बन रही है। मतलब जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई नई चीजें हैं, नया हॉस्पिटल बनाया, नई टेक्नोलॉजी है, और वो नई टेक्नोलॉजी नर्सेज के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रही है। तो ये चीजें पहले नहीं है, ये डाटा कहीं भी किसी के पास भी, लेकिन इस डाटा से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, नई थ्योरी बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहलाता है। इसमें ध्यान रखना कई बार ये वर्ड और यूज कर लेते हैं, इट ऑल्सो स्टडी सोशल प्रोसेस और स्ट्रक्चर। तो सोशल वर्ड का और ध्यान रख लेना कि भाई सोशल वर्ड का भी क्या करता है दोस्तों, ये यूज करता है। अब आपके एग्जाम में मान लो कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कल्चर भी हो और सोशल भी हो, दोनों ही दे रखे हो, तो आप क्या करोगे दोस्तों, तब जो इसका आंसर हो इथेनोग्राफी पे जाएगा। कल्चरल पे हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, तो इस चीज को भी थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। बस ग्राउंडेड थ्योरी मतलब न्यू थ्योरी, ग्राउंड के डाटा को लेकर, बस न्यू थ्योरी रियल वर्ल्ड के डाटा को लेकर, ग्राउंड के जो डाटा है उनको लेकर हम बनाते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल प्रोसेस और जो स्ट्रक्चर है उसका भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहलाता है। बस इसके अंदर की टर्म के अंदर लिख लो कि न्यू थ्योरी जो है वो लिखा हुआ वर्ड मिलेगा, इसमें आपकी न्यू थ्योरी बनती है, और कौन से डाटा पे, रियल डाटा के ऊपर। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च क्या होती है दोस्तों, कि फिनोमिना पे काम करती है भाई। तो फिनोमिना रिसर्च के अंदर आपको मिलेगा कि भाई मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, तो इसको बोलते हैं हम लिव्ड एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर जो एक वर्ड मिलेगा आपको की टर्म, वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने, क्या मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में, क्या मैं क्या करता हूं, फील करता हूं। तो ये दोनों जो वर्ड हैं दोस्तों, लिव्ड एक्सपीरियंस और जो फील हैं, वो किस चीज को शो करते हैं, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च को क्या करते हैं, शो करते हैं। देखो, इट इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल्स लाइव्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर ओवन प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, जैसे कि मान लो दोस्तों कि कैंसर का जो पेशेंट है ना, वो क्या फील करता है, ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट, इमोशनल
जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में, तो ये किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, फिनोमेनोलॉजी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, फिनोमेनोलॉजी के अंदर आ जाएगा। देखो ऐसे सिंपल सी बात है, ये क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव के अंदर वैसे भी न्यू थ्योरी बनती है, लेकिन न्यू थ्योरी जो बन रही है ना वो किसके ऊपर होती है, रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर होती है। आप इसमें कंफ्यूजन मत रखना, क्वालिटेटिव है लेकिन किसके ऊपर है दोस्तों, रियल वर्ल्ड डाटा पे है, तो न्यू थ्योरी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिनोमेनोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, थ्योरी बन रही है किसके ऊपर, जो ओवन प्रोस्पेक्टिव के अंदर जो लिव्ड जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बनती है। कैसे, जैसे कैंसर जो पेशेंट्स है ना वो क्या फील करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में, या जो मदर है वो क्या एक्सपीरियंस करती है गिविंग बर्थ इन ए हॉस्पिटल वर्सेज होम, मतलब हॉस्पिटल में या घर पे बच्चे को जन्म देने में क्या वो क्या कर रही है दोस्तों, एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकता, मुझसे कोई पूछेगा कि भाई क्या एक्सपीरियंस, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये एक्सपीरियंस वही बता सकता है जो 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 इसको क्या कर चुका है दोस्तों, जी चुका है, लीव कर चुका है। ठीक है, तो ये लीव्ड एक्सपीरियंस हो गया, ये मदर ही बता सकती है। कैंसर पेशेंट ही बता सकता है कि भाई उसका जो ट्रीटमेंट था, उसका जो साइड इफेक्ट था और उसको इमोशनल जो स्ट्रगल्स थे वो क्या थे, वो मैं नहीं बता सकता। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका फिनोमेनोलॉजी रिसर्च हो जाएगा। अब लास्ट बच रहा है केस स्टडी, तो फिनोमेनोलॉजी में अंदर क्या आएगा वर्ड लिखे हुए, लिव्ड एक्सपीरियंस और फील। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आता है केस स्टडी रिसर्च। एक बार मैं दोबारा से एक एक वर्ड में आपको बता दूंगा, कोई इतनी टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। केस स्टडी रिसर्च क्या है दोस्तों, इन डेप्थ रिसर्च होती है, ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है एक सिंगल केस का या स्मॉल ग्रुप ऑफ केस, मतलब नाम ही दोस्तों क्या आ गया इसका, केस स्टडी आ गया। तो केस स्टडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं एक केस की। तो हो सकता है कि वो सिंगल इंडिविजुअल हो, एक अकेला आदमी हो सकता है, एक फैमिली, ऐसे हम फैमिली की स्टडी करें तो हम ऐसे नहीं कि हमने बहुत सारी फैमिली ले ली, हमने एक ही फैमिली ले ली, एक ग्रुप लिया तो एक छोटा सा ग्रुप लिया, एक कम्युनिटी ली तो छोटी सी कम्युनिटी ली। तो छोटी सी चीज की क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं डिटेल्ड। चाहे सिंगल केस हो सकता है, स्मॉल ग्रुप हो सकता है, सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, एक सिंगल फैमिली हो सकती है, एक स्मॉल ग्रुप हो सकता है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे भाई, एक केस के बारे में उसकी सारी स्टडी करना क्या कहलाएगा, केस स्टडी। जैसे केस स्टडी ऑफ नर्स एक्सपीरियंस विद कंपेशन फटीग, हमने एक नर्स ली और हम उससे जाना कि भाई आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आप थक तो नहीं जाते हो, आपने मुझे लिया कि भाई सर आप ड्यूटी भी करते हो और आप पढ़ाते भी, आप थक तो नहीं जाते हो, तो मेरे अकेले की स्टडी क्या कहलाएगा, केस स्टडी कहलाएगा। जैसे पोस्ट सर्जरी रिकवरी है दोस्तों केस स्टडी में इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है, तो एक एल्डरली पेशेंट की, तो इसमें ज्यादातर जो है ना दोस्तों टर्म के रूप में आपको ज्यादातर केस स्टडी वर्ड भी मिलता है। आप ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखोगे ना दोस्तों उसमें दिया हुआ होता है कि भाई केस स्टडी लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसा नहीं आएगा, किस प्रकार का आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। चलो अब मैं ना सिंपल सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, वापस से एक बार 1 मिनट में बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन खत्म करवा के फिर इस क्लास को क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। क्वालिटेटिव है तो सिंपल सी बात है, क्या होगी दोस्तों, क्वालिटेटिव के अंदर न्यू थ्योरीज जो हैं वो क्या की जाएंगी, बनाई जाएंगी। न्यू थ्योरीज क्या होती हैं दोस्तों, इसके अंदर बनाई जाती हैं। इथेनोग्राफी रिसर्च के अंदर, इथेनो का मतलब कल्चर, कल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे हो दोस्तों तो क्या कहलाएगा, इथेनोग्राफी रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया दोस्तों, आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो कि भाई हिस्ट्री का प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे या हिस्ट्री का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ग्राउंडेड थ्योरी, तो भाई इसके अंदर वैसे भी हम क्वालिटेटिव में क्या बना रहे हैं, न्यू थ्योरी बना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, न्यू थ्योरी बना रहे हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या होगा दोस्तों, न्यू थ्योरी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। शायद मैंने जब उस समय बताया था क्वांटिटेटिव बोल दिया गलती से, तो आप समझना कि मैं क्वालिटेटिव बोलना चाह रहा था कि न्यू थ्योरीज क्या होगी दोस्तों, बनेगी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब कि ग्राउंड के जो डाटा है, रियल वर्ल्ड के जो डाटा है उनको उठाएंगे और उनको उठा के हम क्या बनाएंगे दोस्तों, न्यू थ्योरी बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी मतलब जो हो रहा है, जो फिनोमिना मेरे साथ हो रही है, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस में जी रहा हूं, लिव्ड एक्सपीरियंस, तो मैं ही जी सकता हूं, वो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका फिनोमेनोलॉजी कहलाएगा। और लास्ट दोस्तों केस स्टडी, तो एक सिंगल केस लेकर, एक छोटा ग्रुप लेकर, एक छोटी फैमिली लेकर, मतलब लार्ज नहीं रहेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा वो उसमें देगा लार्ज, लेकिन लार्ज नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा आपका केस स्टडी। बस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अब आपको इतने सिंपल लगेंगे क्योंकि आपने सिर्फ टर्म टर्म पढ़े हैं ना, तो ये इतना टफ नहीं लगेगा आपको। देखो, A researcher spent 6 months in a maternity ward to observe the cultural practice of a new mother regarding breastfeeding. This is an example of, बताओ। गुड आफ्टरनून अर्चना, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बताओ, बहुत सिंपल है भाई। अब क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको, आप खुद कहोगे कि सर क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको जो टर्म है ना अगर वो आते हैं तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, सिंपल हो जाते हैं, और अगर आपको टर्म नहीं आते तो क्वेश्चन आपके टफ हो जाते हैं। वेरी गुड।
प्रगति देखो, आपने 6 मंथ देख के इसको क्वांटिटेटिव कर दिया क्या? क्वांटिटेटिव कैसे होगा? वैसे भी इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहा है, देखो ऑब्जर्व द कल्चरल प्रैक्टिस, तो इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि भाई इतना डाटा लिया ये लिया है। बस सिंपल सी बात है कि आपको एक वर्ड ढूंढना था इसमें, कल्चरल प्रैक्टिसेज, कुछ नहीं करना था इतना ज्यादा। कई बार रिसर्च में हमें ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत होती है हमें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, और भी सब्जेक्ट है भाई, सिर्फ रिसर्च थोड़ी पढ़ोगे। तो बस कल्चरल इथेनोग्राफी, ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस कल्चरल और इथेनोग्राफी, बस खत्म काम। चलो नेक्स्ट पढ़ो। ए रिसर्चर स्टडीज हाउ फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ। वेरी गुड आफ्टरनून शुभम। अच्छा, इनका नाम भुवन लाल है, BHU1 लाल नहीं है ये, इन्होंने वैसे ट्रिक से बना रखा है भुवन, भुवन लाल इन्होंने लिख रखा है। मैं सोचा BHU वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना वो है, समझ गया मैं आपका नाम, अब भुवन लाल है। वेरी गुड, शाबाश। सभी दो, जल्दी जल्दी दो, सभी सभी रिप्लाई करो इसमें, ठीक है। तो क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना, तो आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, अगर आप नहीं करते हो तो आप जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो, बस ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसे डरो मत यार, गलत सही होता रहता है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई आपके काम नहीं आएगा इनमें से, बाकी के जितने भी लोग हैं कि गलत हो गया यार इसका तो गलत हो गया, क्या फर्क पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम ज़्यादा सोच लेते हैं कई बार कि यार कमेंट कर दिया गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो हिस्ट्री की बात कर रही है, तो वो क्या कर रही है दोस्तों, मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब इसमें ढूंढो वर्ड, वर्ड जरूर मिलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड जरूर मिलेगा। कई बार आपको ना ऐसा, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे इसमें मान लो फिनोमोलॉजी हो जाता है ऑप्शन, तो वो भी हो सकता था आंसर, लेकिन ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं जहां पर क्या होगा, डाउट होगा दोनों में। जैसे इस ऑप्शन के अंदर फिनोमोलॉजी होता तो वो भी हो सकता था, क्योंकि वो जी रही है उसको। वेरी गुड, शाबाश। फातिमा, रूबी सिंह, नाइमा, रूबी, गिनी, नेम, आयशा, लव इज लव, गिनी, प्रीति, डॉक्टर वंश, हरगुन, कल्पना, प्रीति, पीके, आफरीन, रितु, फेरी, जयंती, शिवा, अनीता, शुभम, रूबी सिंह, शिल्पा, महुआ, पूजा, यस्मी, मनीषा, मंजू, शिवानी, बिंदु, हेमंत, निशा, प्रगति, शोभा। वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या देखा है दोस्तों, एक थ्योरी, नई थ्योरी डेवलप हुई है कि हाउ कैन नर्सेज अडेप्ट टू हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट एंड डेवलप से थ्योरी किया है उसने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड आया डेवलप ए थ्योरी, तो जहां पर थ्योरी आ गया, रियल वर्ल्ड डाटा लिया उसने कि थ्योरीज कैसे काम कर रही है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंडेड थ्योरी। इसमें तो वैसे भी देखो आपको याद भी नहीं रहे ना, तो भाई थ्योरी थ्योरी वाले में आएगी, थ्योरी इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे भी नहीं आए तो याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जल्दी करो। सभी सर जय हो, थैंक यू, आप सभी की जय हो, डॉक्टर वंश की जय हो, सभी बच्चों की जय हो। चलो करो, जल्दी करो। लाइफ थ्रू माई आईज, क्या यार कितने मतलब क्रिएटिव हो आप लोग, नाम भी ऐसे रख लेते हो है ना, देखो कितने अच्छा नाम है इनका, लाइफ थ्रू माई आईज, कि मेरी आंखों के द्वारा जीवन को देखो। थैंक यू डॉक्टर वंश। मैं फिर भी वैसे सोचता हूँ कि रिसर्च तो थोड़ा सा टफ तो है ही है ना, मैं बाकी के सब्जेक्ट में तो मैं और भी ज़्यादा वो कर लेता हूँ कोशिश, बट रिसर्च में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि 1-2% बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है ना, मैं इसको कंसिडर करता हूँ इस बात को। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं भाई। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या होगा, न्यू थ्योरी डेवलप होगी, जो भी डाटाज ग्राउंड डाटाज लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी हाउ स्ट्रोक सर्वाइवर फील अबाउट
लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज दिस। अब यहाँ पर आया है चीज, तो क्वेश्चन यहाँ बताओ अब आप क्या आएगा आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर नेटवर्क इश्यू है, निशा रोहित, अच्छा थैंक यू, लाइव थ्रू माई आइज। कोशिश करता हूं मैं, है ना, मैं मानता हूं कि यार रिसर्च टफ है यार, ऐसा नहीं है कि चाहे मैं कितना भी सोच लूं कि यार रिसर्च सही है अच्छा है, बट थोड़ा सा होता तो है, टफ तो है थोड़ा, है ना, कंसीडर करना पड़ेगा, रिसर्च की इज्जत करनी पड़ेगी हमें कि टफ है। बस सिंपल तरीके यही होते हैं, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ टफ लगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लो और फिर उसके क्वेश्चंस करो, हो जाएगा सिंपल। देखो, ए रिसर्चर वांट टू स्टडी हाउ स्ट्रोक सर्वाइवर फील्स अबाउट लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो भाई देखो इसके अंदर ऑप्शन में देखो क्वांटिटेटिव वैसे भी नहीं आ रहा, हिस्टोरिकल वैसे भी नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंटल का भी अभी कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या हुआ दोस्तों, देखो स्ट्रोक सर्वाइवर जो है ना वो खुद ही फील कर सकता है। अब मैं कहूं कि भाई मैं स्ट्रोक मुझे मान लो आया नहीं, ठीक है, और मैं कहूं कि भाई मैं कैसे फील करता हूं, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो फिनोमेनोलॉजी में क्या हो रहा है दोस्तों, जो जिया है जिस एक्सपीरियंस को, लिव्ड जो एक्सपीरियंस है वो होता है इसके अंदर, कि भाई मैं इस चीज को फील करता हूं, मैं इसको जिया हूं। देखो ये फील भी आ रहा है इसमें ऑप्शन, ठीक है, हाउ आई फील, मैंने कहा था ना फील या लिव्ड एक्सपीरियंस ऐसी चीजें मिलती हैं इसमें। तो वो चीज स्ट्रोक जिसको आया है ना वही बता सकता है भाई, जिस पे बीती वही बताए, वो है फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, जिस पे बीती वही जाने, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, जिस पे बीती वही जाने, तो वही है फिनोमिनोलॉजी, जो जिस पे बीती वही जाने, ऐसे लिख लो। मेरी तो रिसर्च की नहीं है, डूबी हुई थी। सही है, ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा दोस्तों ये फिनोमिनोलॉजी। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ तक है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ तक है, कहीं इसको आप ऊपर तक पढ़ लो। मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें, तो ये क्या है यार, इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना। हाउ एल्डरली पेशेंट्स फील अबाउट लिविंग इन नर्सिंग होम, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिनोमिनोलॉजी रिसर्च। सर आपसे रिसर्च पढ़ के कल मेरे दोस्त से आर्ग्यू भी जीत गए यार, लड़ाई मत लड़ो। चलो हाँ देखो, पढ़ने में ये होता है कि हम वैसे पढ़ने के लिए अगर आपके पास कोई है और उससे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तो वो चीज़ें याद रहती हैं। मुझे अभी भी याद है जब हम प्रिपरेशन करते थे उस समय, मैंने बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं की थी प्रिपरेशन, जल्दी मेरा नंबर आ गया था टचवुड, लेकिन जब भी करते थे तो हम जो हमारे रूममेट थे उनसे बहुत बातें करते थे, हम पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही, सर इसमें ये होगा क्या, ये होगा या ये होगा क्या होगा, फिर वो बताते थे, और वो चीज़ें एग्जाम में ना बहुत मतलब हेल्पफुल होती हैं, वो चीज़ें आती भी हैं। सीधी सी बात है दोस्तों कि भाई अगर मान लो फिनोमेनोलॉजी रिसर्च है तो वो लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में बताएगी। ऑप्शन में ढूंढना है आपको, टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड पीपल्स लिव्ड एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात है। सर हम मास्टर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन नर्सिंग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन नर्सिंग, जल्दी बताओ। जल्दी करो। ए देखो नाम ही है हिस्टोरिकल, तो सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल में क्या करेंगे, हम पास्ट इवेंट को देखेंगे कि उनका फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ता है, यही तो पढ़ा है हमने यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A qualitative research design which examines human experiences through the descriptions provided by the people involved is called, जल्दी बताओ फास्ट, बस जल्दी करो, दो एक दो क्वेश्चंस देख के फिर इसको खत्म करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे आगे हम क्वांटिटेटिव।
10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब हम, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने ज़्यादा करते हैं ना। बस सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो इसमें चीज़ें कौन बता रहा है, प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन्वॉल्व इज, तो वही आ गया ना फिनोमिना में, जो जिस पे बीती वही बताएगा, और कौन बताएगा। तो ये इसमें एग्जामिन करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को थ्रू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द पीपल जो इसमें जीते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका फिनोमेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इथेनोग्राफिक रिसर्च इन नर्सिंग। पहला ऑप्शन है टू मेजर इन्फेक्शन रेट्स इन हॉस्पिटल, दूसरा है टू अंडरस्टैंड कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर्स इन हेल्थ केयर सेटिंग, थर्ड है टू टेस्ट न्यू मेडिकेशन इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, फोर्थ है टू कंडक्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। जल्दी बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 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 बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इथेनो जहां वर्ड आ जाए, कल्चर ढूंढना है, मिल जाए, वही आंसर होगा। तो टू अंडरस्टैंड कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर इन हेल्थ केयर सेटिंग, मैंने आपको बताया था कि दोनों भी मिल रहे हैं, कल्चर एंड सोशल, तो भी हम इथेनोग्राफी को ज्यादा क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ केस स्टडी रिसर्च इन नर्सिंग। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसको बताओ आप लोग। हेल्थ केयर सेटिंग है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, और हेल्थ केयर सेटिंग्स। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ केस स्टडी रिसर्च इन नर्सिंग, कि लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट को लेके हम जनरल कंक्लूजन निकालेंगे, टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल पेशेंट टू स्मॉल ग्रुप, ये परफॉर्म करेंगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑन न्यूमेरिकल डाटा, और चौथा है टू टेस्ट न्यू ड्रग इन मल्टीपल हेल्थ केयर सेटिंग। वेरी गुड, फास्ट, शाबाश। सही है, वेरी गुड। टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए सिंगल पेशेंट और स्मॉल ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए नर्स रिसर्चर फॉलोज ए सिंगल पेशेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ट्रीटमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक सिंगल पेशेंट को लिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफेक्टिवनेस को ऑब्जर्व करने के लिए, क्या है, किस चीज का एग्जांपल है ये। लाइफ थ्रू माई आइज बी, फातिमा बी, प्रीति चौधरी बी, आयशा बी, एम के सिद्धांत दे दिया इन्होंने, केस स्टडी, मोमिता बी, महुआ दास बी, डॉक्टर वंश बी, यास्मी बी, जयंती बी, पीके बी, कल्पना बी, गिनी बी, पूजा यादव बी, शिव्या बी, प्रीति ठाकुर बी, गिनी बी, गिनी 2 बार दे दिया आंसर, शुभम बी, कल्पना मिश्रा बी, नईमा बी। ठीक है, सबका सही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो सिंगल पेशेंट ले रहे हैं तो एक केस की क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये वही कहलाएगा बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। जल्दी करो फास्ट, कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पहला, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ड्रग इन आईसीयू पेशेंट, कि एक नई ड्रग का आईसीयू के पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्टिवनेस रहेगा, या द इंपैक्ट ऑफ पास्ट नर्सिंग जो पॉलिसीज ऑन मॉडर्न हेल्थ केयर, पास्ट नर्सिंग जो पॉलिसीज उनका मॉडर्न जो हेल्थ केयर उस पर क्या फर्क पड़ेगा, या हम मेजरिंग द पेशेंट ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, या ऑब्जर्विंग नर्स पेशेंट इंटरेक्शन इन ए हॉस्पिटल। फास्ट बताओ, वेरी गुड। भाई हिस्ट्री है तो पास्ट आएगा इसमें। ठीक है, तो पास्ट आएगा तो द इंपैक्ट ऑफ पास्ट नर्सिंग पॉलिसीज ऑन ए मॉडर्न हेल्थ केयर। चलो, व्हाट इज नॉट ए की फीचर ऑफ केस स्टडी रिसर्च इन नर्सिंग। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज नॉट ए की फीचर, देखो ये कैपिटल में बड़े बड़े में लिखा हुआ है नोट, इसको मत मिस करना। ठीक है, नोट को मिस कर दिया तो कभी नोट नहीं कमा पाओगे आप लोग इसलिए नोट, एक्सेप्ट, ये सब चीजें बहुत जरूरी है ना। सबको भी आ रहा है, अरे यार ये मुझे भी नहीं पता रहता ये चीजें। चलो अच्छी बात है, सबका भी आ रहा है तो भी
आपको पता तो चल जाता है आंसर। इसका भी बी कर दो, इसका भी बी कर दो। लास्ट है कैन हेल्प इंप्रूव पेशेंट केयर प्रैक्टिसेज बेस्ड ऑन डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑन डिटेल ऑब्जर्वेशन है जस्ट, ये बेस्ड BASED। CCCDDD, जैसे आप लोग बताते हो ना कि सर सबका बी आ रहा है, तभी आंसर चेंज हो जाता है, पता नहीं ये क्यों होता है। कल भी ऐसा ही हुआ था ना। फोकस ऑन एन इंडिविजुअल केस और स्मॉल ग्रुप, ठीक है, तो नोट है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखा प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए पार्टिकुलर हेल्थ केयर इश्यू, तो ये भी होगा ही। फोर्थ देखा कैन हेल्प इंप्रूव पेशेंट केयर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिटेल ऑब्जर्वेशन, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन एक जो ऑप्शन है वो देखो क्या है, स्टडीज ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर स्टेटिस्टिकल जनरलाइजेशन। जहां पर लार्ज पॉपुलेशन आ गया दोस्तों, वहीं पर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार अगर ऑप्शन नहीं भी पता हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इसका वो बता रहा है कि भाई केस स्टडी करने से क्या फायदा होगा हमें, वो ये होगा क्योंकि जो पेशेंट केयर प्रैक्टिस है ना, हमने उस एक पर्सन के ऊपर डिटेल क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, तो वो हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी, है ना। तो ये चीज बता रहा है। TNC वाले हैं ऐसे थोड़ी आंख बंद कर अच्छा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। पहला दे रखा है रिव्यूइंग द ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, बी दे रखा है कंडक्टिंग द इंटरव्यूज विद रिटायर्ड नर्सेज, सी दे रखा है ऑब्जर्विंग प्रेजेंट डे पेशेंट केयर, और डी दे रखा है एनालाइजिंग ओल्ड नर्सिंग टेक्स्ट बुक एंड रिपोर्ट्स। जल्दी बता दो बस, फिर खत्म करते हैं इस क्लास को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर कल हम बढ़ेंगे आगे। देखो इसके अंदर हिस्ट्री है, ओल्ड चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद रिटायर्ड नर्सेज, तो रिटायर्ड नर्सेज भी बेचारी अब ओल्ड हो गई वो भी। एनालाइजिंग ओल्ड नर्सिंग टेक्स्ट बुक, तो ये भी क्या हो गया, हिस्ट्री हो गई। तो प्रेजेंट किस में है दोस्तों, इसमें इसी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट डे पेशेंट केयर, ये करना। एक बार रुक जाना आप, जाना मत अभी, मैं एक बार आप लोगों को वापस से रिव्यू करवा देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा है हमने। जस्ट हमने पढ़ा रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ठीक है, या रिसर्च प्लान, स्ट्रेटजी या मेथोडोलॉजी क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। बस जस्ट एक चीज और बताना चाहता हूं, हम टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, मतलब यहां से गड़बड़ आपके नहीं होनी चाहिए ना। तो चाहे टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लो, इसमें दो भाग होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच, जहां से अप्रोच स्टार्ट हो जाते हैं वहां से रिसर्च डिजाइन के भी टाइप स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिसर्च डिजाइन के नाम से क्वेश्चन आए या टाइप ऑफ रिसर्च के नाम से सेम आएंगे। बेस्ड ऑन पर्पज जो है वो सिर्फ रिसर्च के टाइप है, उसमें बेसिक और अप्लाइड है। अप्रोच के अंदर हमने ये पांचों हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों, दो भागों में हमने बांटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, फिनोमोलॉजी, इथेनोग्राफी और ग्राउंडेड थ्योरी हमारे हो गई हैं। कल हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, मतलब कि क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे और क्वालिटेटिव में हम कल पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल को, जिसमें ट्रू, क्वाजी और प्री जो एक्सपेरिमेंटल है वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल को, जिसमें सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक एक करके क्लासेज में हम इनको खत्म कर लेंगे, शायद 2-3 क्लासेज होंगी टोटल, तो उसमें ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, मतलब अगली नहीं, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद में फिर अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, फिर एक क्लास में रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे हम, आगे का ये है। फिर हम हमारे जो सैम्पलिंग है वो पढ़ेंगे, और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब एक साथ ही दे दूंगा यार, इतना भी 2-3 क्वेश्चंस के लिए क्या ही आप वो करोगे, परेशान हो जाओगे आप भी, ठीक है, और मुझे भी परेशान करोगे तो वो करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको टाइमिंग क्या रहेगा, कल कल की क्लासेस का जो टाइम है ना वो मतलब ऐसे मान लो शाम का ही रहेगा लगभग, है ना, मैं 4-5 बजे को मान लो आप, मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगा, जरूर देख लेना, नहीं भी देखो तो 4 बजे से 5, 4 बजे या फिर 5 बजे, दोनों में से एक ही होगा, क्या तो मैं 4 बजे करूंगा या मैं 5 बजे करूंगा, ठीक है। और अब डेली 2-3 दिन तो 5 बजे रहेगी, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटीज हैं कल से, तो मैं 4-5 बजे से क्लासेस ले सकता हूँ, अब शाम को कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों के लिए शायद शाम का टाइम जो है वो मोस्ट सूटेबल है आई थिंक। एक बच्चा कह रहा है सर डिफरेंसेस वाली स्लाइड दिखा दो, हाँ ये स्लाइड देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपने आप को कर देता हूँ। देखो पहले जो सीरियल्स आते टीवी में उसमें कैसे गायब करते थे, ऐसे मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ दोस्तों, गायब कर देता हूँ। ये लो, ये मैं गायब हो गया, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर एक स्क्रीनशॉट और दिला देता हूँ। एक ये वाला ले लो,
ठीक है, आप पॉज करके ले लेना।